नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी का ईपीएफओ पेपर। लगभग 60 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं और अब डिस्कस करेंगे आपके 61 से लेके 70 क्वेश्चन। मतलब इसमें केवल 10 क्वेश्चन होंगे आपके, क्योंकि मैं 20 करने की कोशिश कर रहा था पर काफ़ी लंबा हो जाता लेक्चर, तो लेक्चर को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, कोशिश करूँगा, क्योंकि समझाने के लिए काफ़ी कुछ है। ठीक है ना। तो इसमें आपका जनरल स्टडीज़, इंडस्ट्रियल लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, जनरल साइंस, कंप्यूटर नॉलेज, जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे मैं आपको बताता चला जाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आता है, लिखा विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ द टोटल एरिया। अगर इसकी बात करेंगे तो चारों आपकी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, पर अगर बात की जाए बाय एरिया तो वो लक्षद्वीप है। ठीक है ना। लक्षद्वीप की अगर बात करें तो लक्षद्वीप 36 आइलैंड से मिलकर बना है और टोटल जो आपका एरिया है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें लगभग आपके जो बोलते हैं ना, जो आपकी क्या होती हैं, कोरल रीफ्स होती हैं, उसके लिए जाना जाता है, कोरल रीफ्स के लिए जाना जाता है। 12 एटॉल्स हैं, 3 रीफ्स एंड 5 सबमर्ज्ड बैंक्स आउट ऑफ द विच 10 आइलैंड्स आर इनहेबिटेड। तो याद रखना कि 10 ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। लक्षद्वीप इज फॉर्म नोन एज द लकाद्वीप आइलैंड, ये याद रखना आप लोग। अच्छा, द लक्षद्वीप इज द मलयालम एंड द संस्कृत मीन 100,000 आइलैंड। तो लक्षद्वीप का जो मतलब होता है वो मतलब होता है आपका द 100,000 आइलैंड। 100,000 मतलब होता है आपका कितना, तो ये हो जाता है लगभग 100 और ये 1000 कर लेंगे आप, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, लगभग 1 लाख आइलैंड्स। इसकी कैपिटल आपको देखने को मिलेगी कवारत्ती में। और मिनिकॉय जो सेकंड लार्जेस्ट आपका क्या है आइलैंड है इसका सदर्न मोस्ट पे, और फिर आता है आपका एंड्रॉट आइलैंड, ये लार्जेस्ट ऑफ द ग्रुप है। मिनिकॉय इज द सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप बाय द 9 डिग्री चैनल। अगर कहीं पूछा जाता है पार्ट उसी का है, लक्षद्वीप का पार्ट है, पर जो सेपरेट होता है वो 9 डिग्री चैनल से होता है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा, 8 डिग्री चैनल से आपका लक्षद्वीप मालदीव से क्या होता है, अलग होता है। तो याद रखना मालदीव अलग देश है, मालदीव की आपका अलग देश है। तो मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल है, जबकि उसी का एक द्वीप है आपका तो थोड़ा सा अलग है। मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है, ये आप याद कर लेना। तो यह आपका लक्षद्वीप, ये आपको जो इस तरफ मैप दिख रहा है, ये केरला के बोल सकते हैं आपका साउथ वेस्ट कोस्ट की तरफ है। और ये वाला जो तट बोला जाता है केरला का, वो बोला जाता है मालाबार तट। ठीक है ना, मालाबार कोस्ट। और इसमें एक एक्सरसाइज भी होती है आपकी, मालाबार एक्सरसाइज भी होती है, इसी नाम से होती है, पर जरूरी नहीं कि मालाबार कोस्ट में होगी। पिछली बार जो हुई थी वो जापान में हुई थी, सेसेबो में, और इस बार शायद से बंगाली खाड़ी की तरफ हुई है। और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया, यूएसए और आपका जापान करता है पार्टिसिपेट। और एक देश इस बार था जो नया था, नया तो नहीं, पहले भी इसने पार्टिसिपेट किया पर इसे परमानेंट मिल गया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है ना। तो आप देखेंगे, देखो मिनिकॉय थोड़ा हटके थोड़ा सा, और इन दोनों के बीच में आपको 9 डिग्री चैनल देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा, 9 डिग्री चैनल। और नीचे आपको 10 डिग्री चैनल देखने को मिलेगा यहाँ पर, और नीचे की तरफ लग जाता है आपका मालदीव। तो ये आप याद रखना। बाकी देखो ये कवारत्ती है, उसकी कैपिटल है। और यहाँ पे उसने एंड्रॉट की बात की थी एक, जो उसका अगर बोलते हैं नॉर्थ की तरफ सबसे बड़ा है। ठीक है ना। अच्छा, अगर बात की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बात उसने की थी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे आपके एटॉल्स पाए जाते हैं। तो मैं बता दूँ, जो कोरल रीफ्स होती है वो 3 तरीके की होती हैं आपकी, एक फ्रिंजिंग होती है, एक बैरियर होती है और एक एटॉल होती है। फ्रिंजिंग होती है जब क्या होता है, एक पहाड़ है, मान लो कि कोई भी आपका क्या माउंटेन है या पहाड़ी है, उसके चारों तरफ जब आपके क्या होते हैं कोरल बनते हैं तो उसे फ्रिंजिंग रीफ बोलते हैं। अगर वो माउंटेन सबमर्ज करना स्टार्ट कर दे और पार्शली सबमर्ज्ड हो जाए, ठीक है ना, तो उसे बैरियर रीफ बोलते हैं। और बिल्कुल आपका अगर वो बिल्कुल नीचे चले जाए या फिर चारों तरफ और बीच में क्या आ जाए, पानी आ जाए, तो उसे एटॉल बोलते हैं। आपका ये याद रखना कि जो लक्षद्वीप की तरफ आपको मिलता है वो मिलता है आपको एटॉल। ठीक है ना। भारत में ज़्यादातर जो आपकी रीफ्स होती हैं वो फ्रिंजिंग रीफ्स है, अभी दिखा दूँ कहाँ कहाँ पे। तो ये आपका एक्टिव वॉल्केनो है और ये आपका फ्रिंजिंग रीफ उसके चारों तरफ बन गई। ये आपका पार्शियली आपका क्या सबमर्ज कर गया तो ये बैरियर रीफ बन गई, और ये फुली सबमर्ज कर गया तो ये एटॉल बन गया। बात करेंगे भारत में कहाँ कहाँ पर आपकी कोरल रीफ्स पाए जाते हैं, तो गल्फ ऑफ कच्छ की तरफ आपको देखने को मिलेगी। आप अगर बोल सकते हैं ये जो आपका ये वाला गोवा कोस्ट है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। आपको लक्षद्वीप की तरफ रीफ्स देखने को मिलेंगी। आप पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार की तरफ आएंगे तो वहाँ पे भी देखने को मिलेगा, और अंडमान निकोबार की तरफ देखने को मिलेगा। भारत में मुख्यतः आपकी फ्रिंजिंग रीफ पाई जाती हैं। फ्रिंजिंग मतलब इस तरीके से, इसके चारों ओर होगा ऐसे। और जो लक्षद्वीप है वहाँ पे एटॉल पाया जाता है, मतलब सबमर्ज्ड होगा, ये बीच में पानी होगा, चारों तरफ पानी होगा, बीच में आपके क्या होंगे, रीफ्स होंगी। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो लद्दाख और पुदुचेरी आपकी क्या है, दोनों यूनियन टेरिटरीज है। और पुदुचेरी में तो लेजिस्लेटिव आपकी असेंबली भी है। बात समझ में आ गई। दमन दीव और दादरा नगर हवेली, इसको सबमर्ज कर दिया गया था
26 जनवरी 2020 को, ठीक है ना, ये एक साथ हो गए थे। तो टोटल आपके 9 हो गए थे फिर से, और फिर से वो 8 हो गए। मतलब आज की डेट में प्रेजेंट टाइम में आपके 28 स्टेट्स है, और मैं बोलूँगा तो 8 आपके क्या है, यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें से 3 में, अभी 3 में बोल सकते हैं आपका लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा होगी। तो वो होगी आपकी, एक तो दिल्ली है, एक आपका पुदुचेरी है, और तीसरा जहाँ पे भविष्य में संभावना है वो होगा आपका जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, जहाँ पे आपकी क्या होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म्ड होगी। अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अभी क्या, अभी जो उसने पूरी तरीके से कंट्रोल ले रखा है वो सेंटर ने ले रखा है। लक्षद्वीप की बात करें तो ये भी आपकी यूनियन टेरिटरी है। मिजोरम आपका राज्य है नॉर्थ ईस्ट का, तो आंसर जो होने का ये। तो बात कर लेते हो, लिखा हुआ है देर आर द करेंटली 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी, मिजोरम द नॉर्थ ईस्ट स्टेट इन इंडिया। यूनियन टेरिटरी आर फेडरल टेरिटरीज गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द, अच्छा देखो, ये डायरेक्टली कंट्रोल होती है, गवर्न होती है बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, ये याद रखना। और यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है आपका, या तो एडमिनिस्ट्रेटर या फिर आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जैसा आपका दिल्ली हो गया, या फिर आपका कौन हो गया, पुदुचेरी हो गई, तो यहाँ पे होता है अंडमान निकोबार हो गया, और बाकी जगह आपका क्या देखने को मिलता है, एडमिनिस्ट्रेटर देखने को मिलता है। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट लिखा हुआ है यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, तो ये आपकी नेशनल कैपिटल टेरिटरी आपकी दिल्ली की आ जाती है, अंडमान निकोबार आ जाता है, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख और पुदुचेरी। लिखा हुआ है दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू कश्मीर वर गिवन द पार्शियल स्टेटहुड अमंग द 8 यूनियन टेरिटरी। दीज 3 यूनियन टेरिटरीज हैव देयर ओन लोकली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली, मैंने बताया था, पर अभी जम्मू कश्मीर में इनएक्टिव फॉर्म में है। लद्दाख बिकेम द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन द 31 अक्टूबर 2019। आप जानते हैं 31 अक्टूबर 2019 को दोनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में बदल गई थी। अगर पूछा जाता भारत का सबसे, या भारत की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी, तो लद्दाख है। अभी मैंने क्वेश्चन कराया कि सबसे छोटी कौन सी आपकी, लक्षद्वीप है। लद्दाख की अगर बात करेंगे तो वहाँ के अभी आपके करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर है, और लक्षद्वीप के पहले कौन थे आपके, दिनेश्वर शर्मा थे, पर उनकी मौत हो गई थी, ठीक है ना, पास। तो जो अंडमान निकोबार के आपके थे, शायद से कौन थे यार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के, तो जो अंडमान और निकोबार के आपके थे ना, जीडी बख्शी हैं शायद से, आई थिंक सो। बीडी मिश्रा तो आपके शायद से अरुणाचल प्रदेश के हैं, और जीडी बख्शी हैं आपके, बीडी मिश्रा ठीक है, और जीडी बख्शी, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बीडी मिश्रा शायद से अरुणाचल, जीडी बख्शी हैं शायद से, तो इन्हीं को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नहीं तो मैं क्या कर दूंगा, इसे सही करके उसमें लिख दूंगा, कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा कि अंडमान निकोबार के आपके कौन है, और उसी को लिख दूंगा आगे कि उन्हें क्या मिला हुआ, एडिशनल चार्ज मिला कहाँ का, लक्षद्वीप का, ठीक है ना। तो लक्षद्वीप था, तो ये फाउंड हुआ था 1 नवंबर 1956 को, और अडॉप्ट किया गया था ऑफिशियल नेम लक्षद्वीप इन 1973। एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे, दिनेश्वर शर्मा ने बता दिया, ये पास्ट अवे हो गए, मतलब इनकी मौत हो गई है, और इनकी जगह जीडी बख्शी बने। तो यूनियन टेरिटरीज ऑफ द दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, मर्ज इनटू द सिंगल यूनियन टेरिटरी नोन एज द दादरा एंड नगर हवेली एंड द दमन दीव इन द 26 जनवरी 2020। तो ये डेट याद रखना, ये पूछी जा सकती है, 26 जनवरी को बनी थी। आपका 31 अक्टूबर को पूछा जाता है कौन कौन बने थे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो ये जरूर आप याद रखें, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये भारत का नक्शा है आपका, तो ये देख सकते हैं, और ये आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आ जाते हैं। तो सिक्किम अलग है, सिक्किम बिल्कुल अलग है, कटा हुआ है, और बाकी जो है ये आपके कौन है, आपके देखने मिलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 है, ये 7 सिस्टर्स हैं आपके। आसाम क्या करता है, सबके साथ क्या लगाता है, आपका सीमा लगाता है। आसाम ये पूरा हो गया, गुवाहाटी हो गया, तो यहीं पर आपकी गुवाहाटी में के पास में दिसपुर आपको देखने मिलता है, उसकी कैपिटल है। मेघालय की शिलोंग है, और त्रिपुरा की कौन सी, अगरतला है। त्रिपुरा माना जाए तो आपका इधर तक तो शायद से पूरा पश्चिम बंगाल आता है, तो त्रिपुरा बिल्कुल अंदर घुसा हुआ है, 3 जगह से बाउंड्री लगाता है, किससे, बांग्लादेश से। यहाँ पे बात करेंगे तो मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, और यहाँ से तो ऊपर से तो आपका चाइना आ जाता है, तिब्बत वाला पार्ट है। तिब्बत चाइना इसे क्या बोलता है, साउथ तिब्बत बोलता है, क्या बोलता है, साउथ तिब्बत। तो यहाँ पे चाइना आपका, और इस तरफ आपका म्यांमार है, म्यांमार, ठीक है ना। मिजोरम की कैपिटल आइजोल है, तो ये याद रखना आप लोग। मणिपुर की इम्फाल है, नागालैंड की कोहिमा है, आंध्र प्रदेश की आपकी अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, आसाम की दिसपुर बता दी, मेघालय की शिलोंग, और सिक्किम की गंगटोक है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, चलो। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में असम में चुनाव हुए थे, ठीक है ना, तो अभी वहाँ पर जो आपके कौन बने, सीएम बने, तो उनका नाम आप मुझे बताना चलो कमेंट्स बॉक्स में कि असम के सीएम कौन बने, ठीक है ना। तो ये आप कमेंट बॉक्स पे लिख देना, अगर आप कमेंट कर नहीं तो मैं ही लिख दूंगा। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वन कैन फाइंड स्पेशल प्रोविजन फॉर द वुमेन। तो फंडामेंटल राइट्स में भी वुमेन मतलब स्पेशल जो आपके क्या है प्रोविजन है वुमेन से रिलेटेड, ठीक है ना, जो आपके क्या है कुछ स्पेशल प्रावधान है
बोल सकते हैं विशेष प्रावधान है। महिलाओं के लिए फंडामेंटल राइट्स में भी उसकी बात होती है। डीपीएसपी आपका राज्य के नीतिगत सिद्धांत में भी बात होती है और फंडामेंटल ड्यूटीज कर्तव्यों में भी बात होती है। तो आंसर जो बनेगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। चलिए देख लेते हैं। लिखा हुआ है द स्पेशल प्रोविजन ग्रांटेड टू वुमेन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज। पहला आता था प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इक्विटी लिखा हुआ है। इक्विटी किस चीज़ की, या इक्वालिटी किस चीज़ की? तो इक्वालिटी समानता होगी स्टेटस की एंड अपॉर्चुनिटी की। तो सिंपल सी बात है, इक्वालिटी है तो स्टेटस अपॉर्चुनिटी दोनों के लिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, या फिर आपका जो थर्ड जेंडर आ जाता है। जस्टिस आता है तो सोशल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, पॉलिटिकल। ये हमने यूएसएसआर से लिया हुआ है, ये थोड़ा दिमाग में रखना है, ठीक है ना। तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस उन्हें भी मिला हुआ है। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोलता है, तो वहाँ पर भी बात है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोलोगे आप वुमेन की बात नहीं, पर जब इक्वालिटी की बात करें तो सबके लिए। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशंस फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। देखो तो यहाँ पे सेक्स मतलब भेदभाव नहीं होगा, किसके टर्म्स में? सेक्स के टर्म में, कि वो मेल है कि फीमेल है, और प्लेसेस ऑफ द बर्थ। आर्टिकल 15(1) एंड 15(2) प्रोहिबिट द स्टेट फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग द अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली बेस्ड ऑन एनी वन और मोर ऑफ द एस्पेक्ट्स सच एज द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ, प्लेस और बर्थ और एनी ऑफ देम। आर्टिकल 15(3) बोलता है मेक इट पॉसिबल फॉर द स्टेट टू क्रिएट द स्पेशल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड। याद रखना आर्टिकल 15(3). आर्टिकल 15(4) बोलता है कि कैपेसिटेट्स द स्टेट टू क्रिएट द स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द प्रमोटिंग द इंटरेस्ट एंड द वेलफेयर ऑफ द सोशली एंड द एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द वुमेन। अब यहाँ पे देखो एजुकेशनली बोला है, सोशली भी बोला हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल द सिटीजन्स इन द मैटर रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट और द अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। डीपीएसपी की बात करें तो सबसे पहले आर्टिकल 39 है, रिक्वायर द स्टेट टू डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड द सिक्योरिंग फॉर द मैन एंड द वुमेन इक्वली द राइट्स टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ द लिवलीहुड। आर्टिकल 39A जो बात करता है इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क। इंडस्ट्रियल लेबर लॉ में ये आर्टिकल पूछा जा सकता है क्योंकि डीपीएसपी वहाँ पे भी आते हैं। तो इक्वल पे और इक्वल वर्क फॉर द बोथ मैन एंड वुमेन। तो आर्टिकल 39A इंपॉर्टेंट है, और 39D में भी ये बात करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट करता है 39D में ये आपका, ठीक है ना। 39A में ऊपर वाली चीज़ है। 39A की बात करें तो डायरेक्ट द स्टेट प्रमोट द जस्टिस बेस्ड ऑन द इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड द प्रमोट द फ्री लीगल एड बाय द सुटेबल लेजिस्लेशन और scheme or in any other way to ensure that opportunity for the securing the justice are not denied to any citizens because of the economic or the other disabilities। आर्टिकल 42 भी बात करता है तो डायरेक्ट द स्टेट टू मेक द प्रोविजन फॉर द सिक्योरिंग द जस्टिस एंड द ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्क एंड फॉर द मैटरनिटी लीव। ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 42 मैटरनिटी लीव की बात यहाँ पे की हुई। ये किसका कर्तव्य है? तो ये डीपीएसपी मतलब ये स्टेट की पॉलिसीज होंगे जो इस पर काम करेंगे मैटरनिटी लीव पे। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो आर्टिकल 51A में आपका डिस्कस होती है। तो उसका जो सब क्लॉज है ई इंजॉइंस अपॉन एवरी सिटीजन टू रिनाउंस द प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन, ठीक है ना। मतलब कोई क्या नहीं कर सकता, मतलब बोल सकते हैं कि डिग्निटी को चोट नहीं पहुंचा सकता, किसके? वुमेन की। तो आर्टिकल 51A में ये ड्यूटी हमारी कर्तव्य है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की अगर बात करें तो आपका पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल 243D में इसमें रिजर्वेशन की बात होती है, किसके? महिलाओं के, कि रिजर्वेशन 1/3 से कम नहीं होगा। D3 और आपका T3 इनमें बात होती है रिजर्वेशन ऑफ द नॉट लेस देन द 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द सीट्स इन द पंचायत एंड द म्यूनिसिपैलिटीज फॉर द वुमेन टू बी अलॉटेड बाय द रोटेशन टू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन। उत्तराखंड में अगर बात करें तो यही आपका कितना है? अच्छा देखो 1/3 से कम नहीं हो सकता, मतलब 33 कम से कम इतना तो देना पड़ेगा। 33 1/3% आपको देना पड़ेगा। उत्तराखंड की बात करें तो ये 50% है, 2008 में हो गया था महिलाओं के लिए। अरे अच्छी बात है, जब पॉपुलेशन में लगभग वो 50% है तो उनका जो बोल सकते हैं पार्टिसिपेशन या कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो भी 50% होना चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है द अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्टेट हैज इनेक्टेड द वेरियस लेजिस्लेटिव मेजर्स इंटेंडेड टू इंश्योर द इक्वल राइट्स टू काउंटर सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द वायलेशन एंड द एट्रोसिटीज एंड टू प्रोवाइड द सपोर्ट सर्विसेज स्पेशली टू वर्किंग वुमेन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैट्यूटरी फंक्शन ऑफ द यूपीएससी। स्टैट्यूटरी मतलब होता है संवैधानिक या विधिक। ठीक है ना, कानूनी। अब देखिए यहाँ पे देखिए तो जो यूपीएससी का स्टैट्यूटरी फंक्शन नहीं है, पहले का टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन द मेथड ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रमोशन एंड द कंट्रोल ऑफ द पब्लिक सर्विस। बिल्कुल सही है, यूपीएससी रिक्रूटमेंट ही तो कराती है, प्रमोशन भी होता है, कंट्रोल भी करती है पब्लिक सर्विसेज पे। बिल्कुल सही है। दूसरा लिखा टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट एंड द राइट ऑफ द सिविल सर्वेंट, तो उनकी बिल्कुल इंटरेस्ट और राइट्स की बात करती है। टू हेयर द अपील्स फ्रॉम द सिविल सर्वेंट एंड रिड्रेस देयर ग्रीवेंसेस, तो बिल्कुल ये सही है।
टू सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। नहीं, ये आपका सुपरवाइज नहीं करती। सारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आपके क्या होते हैं, स्टेट के अंडर आती हैं, और वो कैसे होती हैं, आपके इंडिपेंडेंट होती हैं। ये थोड़ा दिमाग में रखना, तो आंसर ये बन जाएगा आपका गलत। बात करें तो लिखा हुआ है, ये तो ऊपर मैंने पढ़ लिया, तो लिखा हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कॉमनली एब्रिविएट एज द यूपीएससी, इंडियन प्रीमियर सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट्स टू एंड एग्जामिनेशन फॉर द ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ग्रुप ए ग्रुप बी आप जानते हैं सेंट्रल सर्विसेज की एग्जाम ये करवाती है, और यूपीएससी का आपका जो ईपीएफओ होता है, ठीक है ना, तो ये भी कौन कंडक्ट करवाता है, ईपीएफओ, यूपीएससी कंडक्ट करवाती है आपकी, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता ही होगा, आप तैयारी कर रहे हैं। वाइल द डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल ट्रेनिंग इन द सेंटर पर्सनल एजेंसीज इंडिया, आर्टिकल 315 to 323 आर्टिकल जो आपका पार्ट 14 में वो रिलेट करता है आपका किससे, पीएससी से, यूपीएससी से नहीं, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि उसमें दोनों आता है, सेंटर का यूपीएससी आ जाता है और स्टेट्स के अलग से आ जाते हैं आपके, दोनों की बात करता है। टाइटल्ड एज द सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, देखो लिखा हुआ है यूनियन एंड स्टेट्स के बाद प्रोवाइड फॉर अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द ईच स्टेट्स। Accordingly, as part the 315 at the union level, Union Public Service Commission is envisaged by it. UPSC is amongst the few institutions which function with both the autonomy and the freedom along with the country higher judiciary and the lately the election commission। तो ये काफ़ी ज़्यादा कैसी होती है, ऑटोनॉम मतलब इसके अंदर अब क्या होती है, ऑटोनॉमी होती है, फ्रीडम, स्वतंत्र है अपने फैसले लेने के लिए यूपीएससी। अच्छा लिखा, as per the article 316 the chairman and the other members of the union public service commission shall be appointed by the president। तो आर्टिकल 316 में इसका प्रावधान है कि वो अपॉइंटेड किससे होंगे, प्रेसिडेंट के थ्रू होंगे। द एजेंसी चार्टर इन द ग्रांटेड बाय द पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टाइटल्ड एज द सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। द कमीशन इज मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विसेज ऑफ द यूनियन एंड ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज जो है आपका वो आता है आर्टिकल 312 में, इसकी बात आगे करेंगे। ऑल इंडिया सर्विसेज में आप जानते हैं आईएएस आता है, आईपीएस आता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज आती है, मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन आपका फॉरेस्ट सर्विसेज, ये तीन आती हैं, ठीक है ना। अच्छा लिखा, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी कंसल्टेड बाय द गवर्नमेंट इन मैटर रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी मैटर। तो ये गवर्नमेंट से कंसल्ट करती है। द कमीशन रिपोर्ट डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट एंड कैन एडवाइज द गवर्नमेंट थ्रू हिम। तो याद रखना, जैसे यूपीएससी में तो कौन अपॉइंट करता है, आपका प्रेसिडेंट करता है, पर अगर वही बात करेंगे किसकी, स्टेट्स की बात करेंगे तो वो गवर्नर करता है। ऑल दो सच एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। याद रखना कि अगर कोई भी एडवाइस यूपीएससी के द्वारा दी जाती है तो गवर्नमेंट उसके लिए बाइंड नहीं है, बाइंड मतलब उसके लिए कि बोल सकते हैं प्रेशराइज नहीं होगी कि वो उसे या बाध्यकारी नहीं होंगे उस पर। बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, यूपीएससी इज अमंग द फ्यू इंस्टीट्यूशन विच फंक्शन विद बोथ ऑटोनॉमी एंड द फ्रीडम अलॉन्ग विद द कंट्रीज हायर जुडिशरी, मैं बता चुका हूँ। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर देखेंगे तो धौलपुर हाउस न्यू दिल्ली में, फंक्शन थ्रू इट्स ओन सेक्रेटरिएट है। प्रदीप कुमार जोशी अभी बने आपके अगस्त 2020 में चेयरमैन है यूपीएससी के, और यूपीएससी जो आपका बना था 1 अक्टूबर 1926 को बना था एज पब्लिक सर्विस कमीशन। इट वाज लेटर रिकॉन्स्टिट्यूटेड। हाँ, तो मैं कहाँ पे था, तो मैं बता रहा हूँ कि यूपीएससी जो आपका बना था 1 अक्टूबर 1926 को बना था एज अ पब्लिक सर्विस कमीशन। इट वाज लेटर रिकॉन्स्टिट्यूटेड एज द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एफपीएससी का बना था, तो एक्ट था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और बाद में इसको रिनेम कर दिया गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 1949 में, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था। नेक्स्ट चलते हैं, तो देख लेते हैं पार्ट 14 सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। तो चैप्टर फर्स्ट में सर्विसेज आती हैं, तो 308 में आपका इंटरप्रिटेशन आता है, 309 में रिक्रूटमेंट एंड द कंडीशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ द पर्सन सर्विंग द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, 310 में आपका टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द पर्सन सर्विंग द यूनियन ऑफ द स्टेट, और 311 में डिसमिसल आता है, रिमूवल रिडक्शन इन द रैंक ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड इन द सिविल कैपेसिटी अंडर द यूनियन ऑफ द स्टेट्स। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज आती हैं। 312A में पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू वेरी और रिवोक द कंडीशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ सर्टेन सर्विसेज। अब एक चीज़ याद रखना, आज के लिए न्यूज़ में आपका 311, तो उसमें ज़्यादा खासकर ध्यान देना आप। 313 में आपका ट्रांजिशनल प्रोविजंस आते हैं, 314 में आपका रिपीटेड है। अच्छा, बात करें पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो बात करें यहाँ पर, तो अभी तक जो मैं पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट था आपका, जिसमें आपकी सर्विसेज थी, और इसमें मेन आपका जैसे 311 हो गया, 312 पढ़ लेना, ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें 3 आती हैं आपकी, आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अच्छा, बात करें तो चैप्टर सेकंड में पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो 315 में तो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स है, अलग अलग है। 316 में अपॉइंटमेंट इन टर्म्स ऑफ द ऑफिस मेंबर्स है, और 317 में रिमूवल एंड द सस्पेंशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन है। 318 में पावर टू मेक द रेगुलेशन एज टू कंडीशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ द मेंबर्स एंड द स्टाफ ऑफ द कमीशन है। 319 में प्रोविजन एज टू बी होल्डिंग ऑफ द ऑफिस बाय द मेंबर्स ऑफ द कमीशन ऑन द सीजिंग बाय सच मेंबर्स है।
320 में फंक्शन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन है, 321 में पावर टू एक्सटेंड फंक्शन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन है, 322 में आपका एक्सपेंस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन है और 323 में आपका रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन है। इसलिए जो PSC आता है उसको 315 to 323 आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, तो पहले तो ये याद कर लीजिए कि जो वॉरेन हेस्टिंग है उन्हें बोला जाता है फाउंडेशन ऑफ सिविल सर्विसेज एंड चार्ल्स कॉर्नवालिस को बोला जाता है रिफॉर्मिस्ट। अगर कभी पूछा जाएगा कि फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, तो वहाँ पे नाम आप वॉरेन हेस्टिंग का नहीं लिखेंगे, वहाँ पे जो नाम आएगा चार्ल्स कॉर्नवालिस का आएगा, कॉर्नवालिस का आएगा। ये आपने याद रखना है क्योंकि रिफॉर्म्स वही लेके आए थे। स्टार्ट हालांकि वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हो गया था, पर चार्ल्स कॉर्नवालिस के टाइम पे रिफॉर्म्स आए थे, मॉडर्नाइज हुई थी और रेशनलाइज्ड हुई थी। तो हैंस चार्ल्स कॉर्नवालिस नोन एज द फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज इंडिया। ही इंट्रोड्यूस द कॉन्वेनेंटेड सिविल सर्विसेज, हायर सिविल सर्विसेज और अनकॉन्वेनेंटेड, ये सिविल सर्विसेज लोअर। हायर जो आपकी हायर होती थी, कॉन्वेनेंट होती थी, उसमें बोल सकते हैं जो इंडियंस था उनका प्रवेश बाध्य था, ठीक है ना, और दूसरे वाले में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अनकॉन्वेनेंटेड में वो पार्ट ले सकते थे लोअर सिविल सर्विस में। अगर बात की जाए भारत में आपका ऑल इंडिया सर्विसेज के फादर, तो वो बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज बिकॉज ही एडवोकेट द अडॉप्शन ऑफ द ऑल इंडिया सर्विस इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। After independence, India retained the civil services structure of the pre-independence India. Article 312 of the Indian Constitution empowered the Parliament to create the all India services whenever required in the national interest. The objective was to preserve unity and the integrity of the nation. अब ये यहाँ पे देखिए यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात क्यों हो रही है, क्योंकि आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज है, मतलब केंद्र के जो कौन होंगे आपके सिविल सर्वेंट होंगे वो राज्यों में के देंगे, अपनी सेवाएं देंगे और प्रमुख पदों पर देंगे। इससे क्या होता है कि आपका जो यूनियन सेंटर और जो आपका कौन सा है सेंट्रल स्टेट का जो क्या है बोल सकते हैं यूनिटी है, वो एक हद तक बनी रहेगी, ठीक है ना। तो ये याद रखना, नंबर ऑफ द रिफॉर्म्स हैज बीन मेड इन टर्म्स ऑफ द रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड द फंक्शन ऑफ द सिविल सर्विसेज इन इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट 1833। 4 चार्टर एक्ट आए थे, एक आया था 1793 का, उसके 20 साल बाद आपका 1813 का, उसके 20 साल बाद आपका आया था 1833 का, और उसके 20 साल बाद आपको फिर से देखने मिला था 1853 का। तो आपको 4 चार्टर एक्ट पढ़ने और इनके कंडीशन पढ़ने और बोल सकते हैं क्या क्या इनकी क्या थी प्रोसेस थे, ये आपने सारा जानना है, और प्रोविजंस क्या क्या थे ये भी पढ़ना है। अच्छा लिखा हुआ, दिस एक्ट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द कमर्शियल बॉडी विच बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव। बिल्कुल सही है, कमर्शियल बॉडी की तरह इसमें आपको पूरी तरीके से खत्म कर देगा। इसमें क्या था कि ऑटोनॉमी बना रखी थी, ठीक है ना, या बोल सकते हैं ऑटोनॉमी पूरी तरीके से बना रखी थी किसने, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसमें क्या होता है कि उसे हटा दिया गया, और या ऑटोनॉमी बोल सकते हैं, ऑटोनॉमी नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, मोनोपोली। मोनोपोली मतलब एकाधिकार था 1793 तक। यहाँ पे जो मोनोपोलिस रहती है वो केवल टी और ओपीएम के लिए रहती है और चाइना के साथ व्यापार के लिए रहती है, और यहाँ पे तो पूरी तरीके से उसे खत्म कर दिया जाता है। तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ को हटाकर केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ दे दी जाती हैं किसको, आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को, बाय ब्रिटिश क्राउन। सेकेंड आता है, इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सिविल सर्वेंट। नहीं, ये आपका जो था वो लास्ट वाला था जहाँ पे आपका ओपन कर दिया गया था। अच्छा नेक्स्ट आता है, इट प्रोवाइड दैट द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड इन द नेम ऑफ द हिज मैजेस्टी। बिल्कुल सही, मैजेस्टी मतलब कौन था, ब्रिटिश क्राउन, तो उसके नाम पर था, तो ये सही है आपका। तो फर्स्ट एंड थर्ड आपका सही होता है, तो पढ़ लेते हैं। फीचर्स ऑफ द चार्टर एक्ट 1833, तो इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल, याद रखना कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिए गए, और एंड वेस्टेड हिम ऑल द सिविल एंड द मिलिट्री पावर उन्हें दे दी गई। लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग द अथॉरिटी ओवर द इंटायर टेरिटोरियल एरिया पोजेस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग आपके पहले थे जो गवर्नर जनरल बने इंडिया के, वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ द बॉम्बे एंड द मद्रास ऑफ दियर लेजिस्लेटिव पावर। उनके अंडर ही आते थे आपके कौन से, गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास। अच्छा लिखा हुआ, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द इंटायर ब्रिटिश इंडिया। द लॉ मेड अंडर द प्रोविजन एक्ट वर कॉल्ड द रेगुलेशंस व्हाइल द लॉ मेड अंडर दिस एक्ट वॉज कॉल्ड द एक्ट्स। ठीक है, इट एंटर द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द कमर्शियल बॉडी, ये बता दिया मैंने, विच बिकम द प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनी टेरिटोरियल या टेरिटरीज इन India were held by it in trust for His Majesty. His heirs and successors, तो पहला और तीसरा सही होता है। The Charter Act 1833 attempted to introduce a system of the open competition for the selection of the civil servant and stated that the
इंडियन शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम द इंडियन होल्डिंग एनी प्लेसेस, तो ये गलत लिखा हुआ है, एंड एम्प्लॉयमेंट, तो हाउएवर द प्रोविजन वाज नेग्लेक्टेड आफ्टर द, हाँ बात हुई थी पर बाद में इसे नेग्लेक्ट कर दिया गया था, ये थोड़ा आपने दिमाग में रखना है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के थ्रू, हाँ ये सही है, क्योंकि ये आपका कब 1853 में जाकर इसे अडॉप्ट किया जाता है इस प्रोविज़न को। अच्छा तो पढ़ लेते हैं पहले आपका 1793 का जो प्रोविजंस थे चार्टर एक्ट के, तो लिखा हुआ द एक्ट कंटिन्यूड द कंपनी रूल, बिल्कुल सही है, कंपनी का जो रूल था ब्रिटिश क्राउन के थ्रू आपका क्या कर दिया था, एक्सपेंड कर दिया गया था। इट कंटिन्यू द कंपनी ट्रेड मोनोपोली, देखो ट्रेड में क्या थी, व्यापार में क्या था, एकाधिकार था, और इंडिया में एकाधिकार दे दिया गया था 20 साल के लिए। द एक्ट एस्टैब्लिश्ड द एक्विजिशन ऑफ द सॉवरेनिटी बाय द सब्जेक्ट ऑफ द क्राउन इन ऑन बिहाफ ऑफ द क्राउन एंड नॉट इन इट्स ओन। अच्छा जो संप्रभुता रहेगी विषयों के मामले में कंपनी वो किसके नाम पे चलाएगी, वो चलाएगी किसके, महारानी के नाम पे या क्राउन के नाम पे, विच क्लियरली स्टेटेड दैट द कंपनी पॉलिटिकल फंक्शन वर ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। द कंपनी डिविडेंड्स वर अलाउड टू बी रेज्ड टू, लाभांश जो था वो 10% तक कर दिया गया था। अच्छा लिखा हुआ द गवर्नर जनरल ऑफ वाज गिवन द मोर पावर, ही कुड ओवरराइड हिज काउंसिल डिसीजन, बिल्कुल सही, गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर दे दी गई थी, और वो काउंसिल का जो अब क्या थी, उसकी जो काउंसिल थी उसको उनके डिसीजन को क्या कर सकता था, ओवरराइड कर सकता था, पलट सकता था अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। He was also given the authority over the governor of the Madras and the Bombay. When the governor general was present in the Madras or the Bombay, अगर वो इन दोनों जगह में से कहीं भी होगा, he would supersede in authority over the governor of the Madras and Bombay, ठीक है, वो supersede करेगा उस जगह फिर। In the governor general absence from the Bengal, अगर absence है या वो बंगाल में नहीं है, he could appoint a vice president from among the civilian member of this council. The composition of the board of control changed. It was to have a president and 2 junior members who were not necessarily member of the Privy Council. Next, the salaries of the staff and the board of the control were also now charged to the company. After all the expenses, the company had to pay the British government ₹2.5 lakh. अब देखो जो सैलरी वगैरह देनी थी वो कहाँ से देनी थी, उन्हें अपने उससे देनी थी, ब्रिटिश क्राउन नहीं देगा, और ब्रिटिश क्राउन को उन्होंने क्या करना था, या ब्रिटिश गवर्नमेंट को 5 लाख का, ठीक है ना, उन्हें क्या करना था, पे करना था हर साल इंडियन रेवेन्यू से। अच्छा सीनियर कंपनी ऑफिशियल वर बार्ड फ्रॉम द लिविंग इंडिया विदाउट द परमिशन, जो सीनियर आपके कंपनी ऑफिशियल्स थे उन्हें भारत से बाहर जाने का की परमिशन नहीं थी, और पहले उन्हें परमिशन लेनी होती थी, अगर वो बिना परमिशन के जाते हैं तो रेजिग्नेशन देना होता था। द कंपनी वॉज ग्रांटेड द ऑथोरिटी टू ग्रांट लाइसेंस टू द इंडिविजुअल एंड द कंपनी एम्प्लॉयज टू कैरी ऑन द ट्रेड इन इंडिया, दिस वॉज नोन एज द प्रिविलेज एंड द कंट्री ट्रेड, दिस लेड टू द शिपमेंट ऑफ द ओपीएम टू चाइना, याद रखना। अच्छा 2 वार हुई है आपकी ओपीएम वॉर चाइना में, तो ये याद रखना आप। दिस एक्ट सेपरेटेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर एंड द जुडिशरी फंक्शन ऑफ द कंपनी लीडिंग टू द डिसअपीयरेंस ऑफ द माल अदालत, जिसे बोलते हैं रेवेन्यू कोर्ट्स बोलते थे। अच्छा 1813 का आता है, तो यहाँ पर क्या की जाती है, पावर को कम किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो लिखा हुआ है दिस एक्ट असर्टेड द क्राउन सोवरेनिटी ओवर द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, द कंपनी रूल वॉज एक्सटेंडेड टू 20 ईयर्स, 20 साल के लिए और बढ़ा दिया। ट्रेड मोनोपोली वॉज एंडेड, ठीक है ना, आपका व्यापारिक अधिकार को खत्म कर दिया गया, केवल किसके लिए, एक्सेप्ट टी ओपीएम एंड द चाइना, ये याद रखना 1813 का पूछा जाता है पेपर में। इट एम्पावर्ड द लोकल गवर्नमेंट टू टैक्स पीपल सब्जेक्ट टू द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द कंपनी डिविडेंड वाज, तो ये फिक्स्ड हो गया था 10.5, जो पिछले में कितना था आपका 10% था। द एक्ट गेव द मोर पावर टू द कोर्ट्स इन इंडिया ओवर द यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट लिखा अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट वाज टू ग्रांट द परमिशन टू द मिशनरीज, भारत में जो आपकी क्या थी, ईसाई मिशनरीज थी वो भी इंट्रोड्यूस हो गई थी, एंड एंगेज द रिलीजियस proselytizations, the missionaries were successful in the getting the appointment of the bishop. Bishop वो होता था जो बोल सकते हैं रिलीजन अफेयर्स देखता था इंडिया में फॉर ब्रिटिश इंडिया with its headquarter at the Calcutta in the provision of the act. The act provided for the financial grant toward the revival of the Indian literature and the promotion of the science. The company was also to take a greater role in the education of the Indian under. तो 1 लाख का उन्होंने क्या बना दिया था, एक पर्पस दे दिया था, पर एक खर्चा नहीं किया था। 1 लाख का बजट था एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन में खर्चा करने के लिए, पर उन्होंने खर्चा नहीं किया था। 1833 का आता है, तो ये वो था जो सबसे पहले आपने याद करना है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया था, विलियम बेंटिंग पहले बने। Thus, the country administration was unified under the one control. The governor of Bombay and Madras lost their legislative power. The governor general has the legislative power over entire British India. The governor general in council had the authority to amend, repeal, and alter any law pertaining to all people and places in the British Indian territories, whether the British foreign or the Indian native. ये याद रखना, amend कर सकता है, repeal कर सकता है, alter कर सकता है, ये सारी पावर किसके अंदर आ गई थी, गवर्नर जनरल के पास आ गई थी। द सिविल एंड द मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर कंट्रोल बाय द गवर्नर जनरल, तो सिविल और मिलिट्री दोनों देख सकता था, दोनों मामले। द गवर्नर जनरल काउंसिल वॉज टू हैव द 4 मेंबर्स, द 4th मेंबर, अब यहाँ पे ध्यान देना, गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 मेंबर होते थे, पर जो चौथा मेंबर होता था उसके पास लिमिटेड पावर ही होती थी, जो आगे जाके आपकी क्या होती है,
उसको पावर दे दी जाती है। फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नर जनरल गवर्नमेंट वॉज कॉल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द काउंसिल वॉज कॉल्ड द इंडियन काउंसिल। अच्छा, यहीं पे आपका 1833 में इंडियन लॉ कमीशन फॉर्म्ड होता है। द एक्ट मैंडेटेड दैट द एनी लॉ मेड इन इंडिया वाज टू बी पुट बिफोर द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अगर भारत में कोई लॉ कमीशन ये था कि भारत में अगर भारत के लिए कोई भी नियम बनाना है या भारत के लिए कोई भी कानून बनाना है तो उससे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। एंड वाज टू बी कॉल्ड एज द एक्ट। एज पर द एक्ट द इंडियन लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड। द फर्स्ट लॉ कमिश्नर लॉर्ड मैकाले थे भारत में। इट्स आउट टू कोडिफाई द ऑल इंडियन लॉ। स्प्लिट इन द बंगाल प्रेसिडेंसी, तो स्प्लिट देखने को मिलता है। तो द एक्ट प्रोवाइड द प्रेसिडेंसी ऑफ द बंगाल टू divided into the presidencies of the Agra and Fort Williams, but the never came to into effect, तो ये हो नहीं पाया। Indians in the government services, तो यहाँ पे लिया जाता है, this was the first act that gave the permission for the Indian to have a share in the country's administration. It stated that the merit should be on the basis of the employment to government services and not birth, color and religion or the race. Slavery था वो भी हटा दी गई थी। तो the act provided for the mitigation of the slavery existing in India at the time. The British Parliament abolished the slavery in Britain and all its possessions in the 1833। तो याद रखना, ब्रिटेन में भी स्लेवरी एबोलिश हुई थी और जहाँ जहाँ पर उसका शासन व्यवस्था थी वहाँ पर भी थी। तो भारत में भी 1833 में हट गई थी। टिल टू और क्रिश्चियनिटी, तो जैसे मैंने बोला 1813 में आपके ईसाई मिशनरीज आपकी इंट्रोड्यूस होती हैं, तो उसी का देखने को मिलता है इफेक्ट। सिंस द नंबर ऑफ द ब्रिटिश रेजिडेंट्स इन द कंट्री वाज इंक्रीजिंग, द एक्ट अलाउड फॉर हैविंग द 3 बिशॉप्स इन इंडिया। जहाँ पहले एक होता था वहाँ पे अब 3 बिशॉप होने लग गए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा, इट ऑल्सो साउट टू रेगुलेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट इन इंडिया। सिग्निफिकेंस ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ द 1833, तो लिखा इट वाज द फर्स्ट स्टेप इन द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द इंडियाज एडमिनिस्ट्रेशन, द एंडिंग ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल एक्टिविटीज एंड मेकिंग इनटू द ब्रिटिश क्राउन ट्रस्टी इन द एडमिनिस्ट्रेटिंग इंडिया, और कोडिफिकेशन ऑफ द लॉ अंडर द मैकॉले, प्रोविजन फॉर द इंडियन इन द गवर्नमेंट सर्विसेज। अच्छा, अब आता है 1853 का। तो लॉ मेंबर जो 4th मेंबर था, जो मैंने आपको बताया था, अ फुल मेंबर ऑफ द राइट टू वोट। लेजिस्लेटिव काउंसिल विच हैड द 6 मेंबर एंड द 12 मेंबर्स। 12 मेंबर्स में एक गवर्नर जनरल आता था, एक कमांडर इन चीफ, 4 मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल से आते थे। एक चीफ जस्टिस आपका आता था सुप्रीम कोर्ट का, कलकत्ता में जो था। एक रेगुलर जज आता था सुप्रीम कोर्ट से कलकत्ता से। 4 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स आते थे ड्रॉन फ्रॉम द अमंग द कंपनी सर्वेंट्स विद एटलीस्ट 10 years tenure. Appointment by the local government of the Bengal, Bombay, Madras and Northwest province. The Governor General could nominate a vice president to the council. याद रखना, the Governor General assent was required for the all legislative proposals. The Code of Director could create a new presidency or the provinces. This was because of the difficulties that were faced in the administering and increasingly large Indian territories of the Britain since 1833-1852. New provinces सिंध एंड पंजाब आपका क्या होता है, ऐड होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, सिंध और पंजाब को ऐड किया जाता है। It could also appoint a lieutenant governor for these provinces. In 1859, lieutenant governor was appointed for the Punjab. याद रखना, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया जाता पंजाब के लिए 1859 में। द एक्ट ऑल्सो लेड टू द क्रिएशन ऑफ द असम, बर्मा एंड द सेंट्रल प्रोविंसेस। ये याद रखना 1853 का। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेपरेट गवर्नर फॉर द बंगाल प्रेसिडेंसी। ये वो एक्ट था जो पहले क्या होता था, जो आपका क्या होता था, गवर्नर होता था बंगाल का, वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था, पर अब सेपरेट कर दिया गया था, ठीक है ना। तो इंडिया के लिए अलग, बंगाल के लिए। इट मेंटेन द गवर्नर ऑफ द बंगाल शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नर जनरल हु वाज टू हैड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होल ऑफ इंडिया। द नंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे वो रिड्यूस हो गए थे 24 से लेकर 18 तक, आउट ऑफ विच 6 पीपल वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन। अच्छा, इंडियन सिविल सर्विसेज इसी समय इंट्रोड्यूस, मतलब इसमें रिफॉर्म्स आते हैं। तो मैकॉले कमेटी फाउंड होती है 1854 में, गेव इंडिया हर फर्स्ट सिविल सर्विसेज। दिस एक्ट रिमूव द राइट ऑफ द पैट्रोनेज टू द अपॉइंटमेंट इन द सिविल सर्विसेज हेल्ड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। द अपॉइंटमेंट वाज टू बी डन ओनली बाय द ओपन कॉम्पिटिशन। ये देख लीजिए, ठीक है ना, बेस्ड ऑन द मेरिट एंड वाज ओपन टू ऑल। द रिपोर्ट रिकमेंडेशन दैट ओनली द फिटेस्ट बी सिलेक्टेड टू द ICS। तो याद रखना, जो वहाँ पे लिखा होता 1833 का नहीं था, 1853 को वो देखने को मिला जब ओपन कॉम्पिटिशन आपका इंट्रोड्यूस हो जाता है। द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट कमिटी इज इनवेरिएबल फ्रॉम द मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी। तो याद रखना कि कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसका बोल सकते हैं कि हमेशा जो चेयरमैन होगा वो रूलिंग पार्टी का ही होगा, तो वो होती है आपकी एस्टिमेट कमेटी। ये सबसे बड़ी कमेटी होती है, इसमें 30 मेंबर होते हैं आपके, और 30 के 30 मेंबर आपके लोकसभा से होते हैं। अच्छा, फिर आते पब्लिक, इसकी सिस्टर कमेटी है, इन दोनों को बोला जाता है। एस्टिमेट कमेटी की सिस्टर कमेटी होती है आपकी कौन सी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। और पब्लिक अकाउंट कमेटी में आपके 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं आपके राज्यसभा से। और याद रखना कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का हमेशा जो कौन होगा, चेयरमैन होगा, वो हमेशा लोकसभा का अपोजिशन लीडर होता है। तो अभी कौन है,
तो हमेशा अपोजिशन लीडर होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, जबकि एस्टिमेट कमेटी का हमेशा कौन होता है, रूलिंग पार्टी का होता है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। अभी कौन है, अधीर रंजन चौधरी, रंजन चौधरी, ठीक है ना। और कमिटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग कोई भी बन सकता है, कमिटी ऑन द डेलीगेट लेजिस्लेचर ये भी कोई बन सकता है। तो पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है, एस्टिमेट कमिटी इज द लार्जेस्ट पार्लियामेंट कमिटी, 30 ऑफ द मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स एस्टिमेटेड कमिटी आर सेलेक्टेड ओनली फ्रॉम द लोक सभा। द फर्स्ट एस्टिमेटेड कमिटी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड 1950 में, और जो पहले इसके इट वाज, अच्छा रिकमेंडेशन किसके थ्रू थी, तो इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जॉन मथाई। द चेयरमैन ऑफ द एस्टिमेट कमिटी इज इनवेरिएबली फ्रॉम द मेंबर एट द रूलिंग पार्टी। तो ये बोल सकते हैं अविवादित, ये बोल सकते हैं कि रूलिंग पार्टी से ही निकलता है। अच्छा, गिरीश बापत अभी करंट में आपके चेयरमैन है, ये बीजेपी से आता है आपके। एस्टिमेट कमेटी के आपके चेयरपर्सन है। द टर्म्स ऑफ द ऑफिस इज एस्टिमेटेड कमेटी मेंबर इन द 1 ईयर का होता है। मिनिस्टर इज नॉट एलिजिबल टू बी द इलेक्टेड। अच्छा, कोई भी मिनिस्टर अगर वो राज्यसभा या लोकसभा से चुना हुआ है, मिनिस्टर है, तो वो एस्टिमेट कमेटी का आपका चेयरमैन नहीं होगा। द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी इज इनवेरिएबली फ्रॉम द लोकसभा एंड फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी। तो वहाँ पर भी क्या होता है, फिक्स होता है कि लोकसभा में जो आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी होगी, सॉरी लोकसभा में नहीं, पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, उसका जो हमेशा चेयरमैन होगा वो लोकसभा का हमेशा अपोजिशन का लीडर होगा। तो मेंबर आर वो अभी यहाँ से 15 लोकसभा से आते हैं आपका किस में, पब्लिक अकाउंट कमेटी में, राज्यसभा में से कितने आते हैं, 7। प्रेजेंट में कौन है, अधीर रंजन चौधरी है, तो ये याद रख लेना। वहीं अगर बात करें आपका द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग इज अपॉइंटेड बाय, पब्लिक अंडरटेकिंग की बात करें तो स्पीकर अमंग द, अब देखिए करता है अपॉइंटेड बाय द स्पीकर अमंग द मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो स्पीकर क्या करता है, आपका अपॉइंट करता है और लोकसभा के मेंबर उसके लिए वोट करते हैं। अभी कौन है, तो मीनाक्षी लेखी है, करंट चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग, ये भी बीजेपी से आती है। पर जरूर नहीं है कि इसका क्यों बीजेपी से हो या रूलिंग पार्टी से हो, जिस तरफ वोट ज़्यादा पड़ जाएंगे वही, और वो नॉर्मली होता है क्या, लोकसभा में जिसका भी बहुमत होगा उसी का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द स्टेट पीसा, जैसे बोलते हैं पीसा, ये इंपॉर्टेंट है आपका, तो पीसा को बोलते हैं पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, ठीक है ना, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996, इट नॉट इन्फोर्सेबल, कहाँ पर नहीं है, तो मैं बताता हूँ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, और तो ये हो जाएगा आपका असम, मेघालय और एक तमिलनाडु भी आते हैं, कुछ आते हैं जहाँ पे शेड्यूल एरियाज आपके हैं। तो यहाँ पे आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा असम, मेघालय और तमिलनाडु। बात करें इसकी तो द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द, 5वां और 6वां, ये आपका शेड्यूल क्या बोल सकते हैं, शेड्यूल बोल सकते हैं एरिया से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो 5वें में सारे आ जाए, 6वें में जो आपका आता है वो ATMM आता है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो लिखा फर्स्ट द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एज वेल एज द शेड्यूल ट्राइब्स रिसाइडिंग इन एनी स्टेट अदर देन द स्टेट ऑफ द आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, क्योंकि वो 6वें में आ जाते हैं। नेक्स्ट लिखो द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 एक्सटेंड द पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद सर्टेन मॉडिफिकेशन एंड द एक्सेप्शंस to the fifth schedule areas notified under the article 244(1) of the constitution at present fifth schedule areas exist in the 10 states। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट लिखा द मैंडेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायती राज is to be oversee the implementation of the part 9 of the constitution, the provision regarding the district planning committee as the article 243 ZD। इसकी भी बात करेंगे कि आपकी क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट जो आपकी क्या होती है, कमिटीज़ होती हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे इन द पार्ट 9A में। ये लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि ये तो आपका डिस्ट्रिक्ट, ये आपका म्यूनसिपैलिटीज़ में आ जाएगा, वो आता है आपका पार्ट 9B में आता है आपका, जो कॉर्पोरेट्स आते हैं आपके। एंड द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1990 इज द फिफ्थ शेड्यूल एरिया, ठीक है। 73rd आपका जो था एक्ट 1992, जिसके कारण आपका क्या होता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूट, आपका क्या होता है, पंचायती राज आपका क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। 24 अप्रैल वो डेट थी जब क्या होता है आपका पंचायती राज दिवस इसी दिन मनाया जाता है, ये याद रखना। इंसर्टेड द पार्ट 9 in the Constitution of India and accorded Panchayat a constitutional status as the 27 institution of the local self governments for the rural India। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि आपका 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके थ्रू जब आपका पंचायत आपके फॉर्म्ड होती हैं तो उसको कितने सब्जेक्ट में पावर है, तो 27 सब्जेक्ट्स में पावर है। और जो आपका 74th आता है जो आपका म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है, उसमें 18 सब्जेक्ट्स में उनके पास पावर है, ठीक है ना। अच्छा, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पीसा विल नॉट ओनली ब्रिंग द डेवलपमेंट बट विल ऑल्सो डीपन द डेमोक्रेसी इन द फिफ्थ शेड्यूल एरियाज। There are the many benefits of the PISA. It will enhance the people participation in decision making. PISA will reduce the alienation in the tribal areas as they will have better control over the utilization of the public resources.
दूसरा लिखा पीसा विल रिड्यूस द पॉवर्टी एंड आउट माइग्रेशन अमंग द ट्राइबल population as they will have to control and the management of the natural resources will improve their livelihood and the incomes। अच्छा देखें तो करंटली जो आपका पंचायती राज सिस्टम है ना, वो इन स्टेट्स को छोड़ के सभी जगह है। नागालैंड में नहीं है पंचायती राज सिस्टम, मेघालय में नहीं है, मिजोरम में नहीं, तो याद कर लीजिए नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, और दिल्ली में नहीं है, पूछे जाते हैं पेपर में। अगर बात करें तो आपका पंचायत से रिलेटेड, तो पंचायत से रिलेटेड बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आपका पार्ट 4 में, वहाँ पे आर्टिकल 40 में आपका क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत है कि किस तरीके से विलेज पंचायत को फॉर्म किया जा सकता है। ठीक है ना, ये गांधीयन थ्योरी पे आपका क्या करता है, ये गांधीयन थ्योरी से आपका क्या इन्फ्लुएंस है। अच्छा पार्ट फिर आता है आपका जब फॉर्मेशन हुआ आपका 73 और 74 के हिसाब से, तो पार्ट जो आपका 9 था तो उसमें पंचायत आता है 243 टू 243 ओ तक जाता है, जिसमें पहले 243 में डेफिनेशन है, फिर ए में आपका ग्राम सभा है, ये पढ़ लेना पेपर में आता है, बी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पंचायत है, सी में कंपोजिशन ऑफ द पंचायत है, डी में रिजर्वेशन है, जिसमें मैंने बात की थी कि रिजर्वेशन में महिलाओं को 1/3 दे रखा है, अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। ई में ड्यूरेशन ऑफ द पावर है, एफ में डिस्क्वालिफिकेशन है, जी में पावर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एच में पावर टू इम्पोज द टैक्सेस बाय द फंड्स ऑफ द पंचायत है, आई में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन ये आता है आपका, ये थोड़ा दिमाग में रखना। जे में आपका ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स आता है, के में इलेक्शन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, के हो गया, डी हो गया, ठीक है ना, और आपका के और डी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं तो ये जरूर याद रखना। एल में एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज, एम में आपका पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, एन में कंटिन्यूएंस ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ इन द पंचायत, वो में बार टू इंटरफ्रेंस बाय द कोर्ट इन द इलेक्टोरल मैटर। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, तो 9A में आपका म्यूनसिपैलिटीज आता है, ये पी से लेके आपका जेड तक जाता है, पूछा जाता है पेपर में, तो इसमें पी में आपका डेफिनेशन, फिर कॉन्स्टिट्यूशन आता है, क्यू में, आर में कंपोजिशन, एस में कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कंपोजिशन वार्ड्स के लिए आता है, टी में रिजर्वेशन आता है सीट्स का, तो इसका भी याद कर लेना जैसे उसका डी में आता है, यू में ड्यूरेशन आता है, वी में डिस्क्वालिफिकेशन आता है, डब्ल्यू में पावर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, एक्स में पावर टू इम्पोज द टैक्सेस आता है, 243 में आपका फाइनेंस आता है, फाइनेंस कमीशन, ठीक है ना, ये याद कर लेना पेपर में पूछा जाता है। जेड में आपका ऑडिट आता है, ए में जेड ए में इलेक्शन आता है, और जेड बी में एप्लीकेशन, जेड सी में पार्ट नॉट टू अप्लाई, और जेड डी में कमिटी फॉर द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, जेड ई में कमिटी फॉर द मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, जेड एफ में कंटिन्यूएंस आता है आपका एक्सिस्टिंग लॉ इन द म्यूनसिपैलिटी, और जेड जी में बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन द इलेक्टोरल मैटर। 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती हैं, ये जेड एच से चलता है और जेड टी तक चलता है, तो डेफिनेशन ये आप पढ़ लेना। जेड आई में इनकॉर्पोरेशन आता है, जेड जे में नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ द मेंबर आता है, जेड के में इलेक्शन आता है, जेड एल में आपका सप्रेशन आता है, सॉरी सुपर सेशन एंड द सस्पेंशन आता है, जेड एम में ऑडिटिंग आती है, जेड एन में आपका कन्वीनिंग ऑफ द जनरल बॉडी मीटिंग आती है, जेड ओ में राइट ऑफ द मेंबर टू गेट द इन्फॉर्मेशन, जेड पी में रिटर्न्स आते हैं, जेड क्यू में ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज आती हैं, जेड आर में एप्लीकेशन टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती हैं, जेड एस में एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरी, और जेड टी में आपका कंटिन्यूस ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ आता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो लिखा हुआ प्रोडक्शन इज बेस्ड अपॉन द मार्केट, बिल्कुल सही है, मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, बिल्कुल सही है, लेबर सर्विसेज आर बेस्ड अपॉन द वेगस रेट, तो ये भी सही है। अच्छा 3 तरीके के मार्केट आपको देखने को मिलते हैं, एक आपको देखने को मिलता है कैपिटल मार्केट, कैपिटल इकोनॉमी, एक आपको देखने को मिलती है सोशल इकोनॉमी, और एक आपको देखने को मिलती है मिक्स्ड। तो कैपिटल में पूरी तरीके से क्या होता है आपका प्राइवेट सेक्टर, सोशल में आपका गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, और मिक्स में दोनों ही एक साथ चलती हैं। और भारत में जो है वो आपकी कैसी है, भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी है, यूएसए में आपका कैपिटल इकोनॉमी है, चाइना हो गया, रशिया हो गया, यहाँ पे कंट्रोल लेती है सरकार, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो लिखा हुआ है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लाइक यूएसए हैव द 3 एज द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ देयर इकोनॉमिक सिस्टम, तो मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन जैसे मशीनरी हो गया, बिल्डिंग आर ओन्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स, प्रोडक्शन टेक्स प्लेस फॉर द मार्केट्स एंड द लेबर मार्केट डिसाइडेड द वेग। लिखा सोशल इकोनॉमी, तो गवर्नमेंट डिटरमाइन द व्हाट प्रोडक्ट्स आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन द अकॉर्डिंग्स विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। मिक्स्ड इकोनॉमी होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम ऑल्सो कॉल द ड्यूल इकोनॉमी सिस्टम कंप्राइज बोथ द मार्केट एंड द स्टेट कॉन्ट्रीब्यूटेड फैक्टर्स, तो ये कहाँ है, भारत में। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में चलते, लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट कंसर्निंग द स्टैगफ्लेशन, पर लिखा स्टैगफ्लेशन रेफर टू द एन इकोनॉमी दैट इन एक्सपीरियंसिंग अ साइमल्टेनियस इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही है, एंड स्टैग्नेशंस ऑफ द इकोनॉमिक आउटपुट, बिल्कुल सही है। सेकंड लिखा स्टैगफ्लेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द रिलेटिवली हाई अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही है। उसमें क्या होता है कि इन्फ्लेशन के साथ, हाई इन्फ्लेशन के साथ आपका हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी आता है स्टैगफ्लेशन में, और ये कई देश आप जैसे भारत है, तो भारत अभी स्टैगफ्लेशन को ही देख रहा था कोविड के टाइम पे।
नेक्स्ट चलते हैं, स्टैगफ्लेशन कैन ऑल्सो बी अल्टरनेटिवली डिफाइंड एज अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन कंबाइंड विद द डिक्लाइन ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बिल्कुल सही है, जीडीपी क्या आ जाती है आपकी, नीचे आ जाती है, तो ये याद रखना। तो यहाँ पर इनकरेक्ट तो कोई नहीं होगा, सारे सही हो जाएंगे, आंसर बन जाएगा पर नन ऑफ द एबव। तो ये स्टैगफ्लेशन के बारे में लिखा हुआ है, जो अभी पढ़ रहा था वही चीज़ लिखी हुई है। आगे लिखा, स्टैगफ्लेशन वाज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द 1970 वेयर मैनी डेवलप्ड इकोनॉमीज एक्सपीरियंस द रैपिड इन्फ्लेशन एंड द हाई अनएम्प्लॉयमेंट। ये था आपका जब आपका ऑयल क्राइसिस देखने को मिलता है 1973 के आसपास, और फिर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आपकी फॉर्म होती है 1974 में। तो ये उस टाइम का टाइम है जब क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ती है और काफ़ी ज़्यादा आपका क्या होता है, जो बेरोजगारी दर है या बेरोजगारों की संख्या बढ़ जाती है। प्रिवेलिंग द इकोनॉमिक थ्योरी एट द टाइम कुड नॉट easily explain how stagflation could occur. Since the 1970 rising price level during the period of the slow or negative economic growth have become the somewhat of the norms rather than the exceptional situation, stagflation was long believed to be the impossible because of the economic theories that dominated the academic and the policy circle rule it out of their models by the construction. अच्छा, इससे रिलेटेड फिलिप्स कर्व है और थ्योरी जो वो आपकी कीन्स थ्योरी पे आधारित है। कीन्स जो थे मैक्रो इकोनॉमिक के पिता बोले जाता है, फादर ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक। अगर बोला जाएगा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, अगर फादर बोला जाता है इकोनॉमिक्स तो वो एडम स्मिथ है। पर अगर पूछा जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स दो तरीके की होती है, एक होती मैक्रो लेवल पे, एक होती माइक्रो लेवल पे। एक बड़े उस पे होती है और एक छोटे लेवल पे होती है। बड़े जैसे कंट्री लेवल पे होती है और एक इंडिविजुअल लेवल पे होती है। तो मैक्रो लेवल पे जो बताया था वो कीन्स ने बताया, JM कीन्स, जॉन मैडियार कीन्स ने बताया था, तो ये आप याद रखना। अच्छा, इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है जिसमें राइजिंग डिमांड हो जाती है आपकी। एक कोर इन्फ्लेशन होती है जिसमें क्या होता है, रेट जो होता है इन्फ्लेशन रेट एक्सक्लूडिंग द टेम्परेरी फैक्टर्स। एक हाइपर इन्फ्लेशन होता है, ये सबसे खतरनाक होता है। जैसे आपका बोल सकते हैं कुछ कंट्री, ईरान हो गया, ठीक है ना, और आपका वेनेजुएला हो गया, ये हाइपर इन्फ्लेशन के शिकार हुए हैं। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो लगभग आपका कैसे चलता है, आपका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में चलता है, मतलब 1000% ईयर तक चला जाता है। मतलब कोई चीज़ अगर 10 रुपये की तो 10,000 रुपये की हो जाएगी एक साल के अंदर अंदर तक, इसे बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। इसमें तो पूरी इकॉनमी बर्बाद हो जाती है। एक डिमांड पुल होते हैं तो उसमें राइज होती है डिमांड, एक कॉस्ट पुश होती है, उसमें इंक्रीज क्या होती है, कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है जब कॉस्ट पुश होता है, ठीक है ना। जैसे राइजिंग ऑयल प्राइजेस। वेगस इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन कॉज बाय द राइजिंग रियल वेग। इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन लिखा हुआ है, इन्फ्लेशन कॉज बाय द राइजिंग प्राइस ऑफ द इम्पोर्ट ड्यू टू द डिवैल्यूएशन। तो ये आपका फ्लिप कर्व जो दिखाता है वो रिलेशन बिटवीन द इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को दिखाता है। तो ये स्टेबल को दिखाता है, इनवर्स रिलेशनशिप को दिखाता है। तो लिखा होता है, थ्योरी क्लेम दैट द इकोनॉमिक ग्रोथ कम्स इन्फ्लेशन विच टर्न टू शुड बी लीड टू मोर जॉब्स। या तो जॉब क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगी, या फिर लेस अनएम्प्लॉयमेंट को दिखाता है, ठीक है ना। जॉब क्रिएट होंगी और लेस अनएम्प्लॉयमेंट को दिखाता है कौन, आपका फिलिप कर्व। अगर कभी पूछा जाएगा कि इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन दिखाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, इनवर्स रिलेशनशिप को दिखाता है। अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा तो जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी या अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये याद रखना, अगर पूछा जाएगा तो ये कौन सा आपका फिलिप कर्व है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडिकेटर टू मेजर द इंश्योरेंस डेवलपमेंट इन अ कंट्री। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी दोनों से क्या होता है आपका मेजरमेंट निकाला जाता है। तो अगर मैं इंश्योरेंस डेंसिटी एंड पेनिट्रेशन की बात करूँ तो पेनिट्रेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि टोटल प्रीमियम कलेक्ट किया जाता है, और ये रेशियो होता है आपका, क्या होता है, रेशियो होता है जितना भी टोटल प्रीमियम कलेक्ट होता है टू द GDP ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है ना। मतलब टोटल प्रीमियम कलेक्ट और टोटल GDP, ये पेनिट्रेशन का होता है आपका। और अगर डेंसिटी की बात करूँ, इंश्योरेंस डेंसिटी की बात करूँ तो वहाँ पे टोटल प्रीमियम अपॉन टोटल पॉपुलेशन ये होता है। ये दोनों याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। पेनिट्रेशन में आपका बाय GDP होता है आपका, जो भी आपका टोटल क्या होता है, प्रीमियम कलेक्शन होता है। और डेंसिटी में आपका क्या होता है, टोटल प्रीमियम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो ये था आपका वीडियो। तो इस वीडियो का जो PDF है मैं वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। इस वीडियो को आप यूट्यूब में लाइक और शेयर कर सकते हैं। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हो आपको टाइम टू टाइम मिलते जाए। मैं इस वीडियो का लिंक फेसबुक पे भी शेयर कर देता हूँ, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।